नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन के लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी। कहा, फिर कोई शत्रुतापूर्ण हरकत की तो उसे अपने अस्तित्व के बारे में सोचना पड़ेगा। वियतनाम में बुआलोई तूफान से मरने वालों की संख्या 51 हुई और विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिमरन ने महिलाओं की 100 मीटर T12 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। निशात कुमार को भी पुरुषों की ऊंची कूद T47 स्पर्धा में स्वर्ण। अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन के लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शनों के दौरान निर्दोष लोगों पर सेना की बर्बरता की खबरों का उल्लेख किया। हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई एक इलाकों में विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टें देखी हैं, जिनमें पाकिस्तानी बलों द्वारा निर्दोष नागरिकों पर किए गए अत्याचार भी शामिल हैं। हमारा मानना है कि पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और इन क्षेत्रों से संसाधनों की संगठित लूट का स्वाभाविक नतीजा है और इन क्षेत्रों पर उसका जबरन और अवैध कब्जा अभी भी बना हुआ है। इस बीच पाकिस्तान सरकार के एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल ने हिंसक झड़पों के बीच पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिक समाज गठबंधन के साथ बातचीत की। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा कम से कम 10 लोगों की हत्या कर दी गई और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। पाकिस्तान सरकार द्वारा समिति की 38 मांगों को पूरा करने में विफल रहने के कारण अशांति फैल गई। कल पूरे क्षेत्र में लगातार चौथे दिन पूर्ण बंद रहा। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर उसने फिर कोई शत्रुतापूर्ण हरकत की तो ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि उसे सोचना पड़ेगा कि उसे भूगोल में बने रहना है या नहीं। जनरल द्विवेदी ने आज राजस्थान के श्रीगंगानगर के पास एक सीमावर्ती गांव में सैन्य चौकी पर सैनिकों को संबोधित करते हुए ये बात कही। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। भारत ने बांग्लादेश के गृह सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी के दावे को झूठा और निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। आलम चौधरी ने दावा किया था कि बांग्लादेश में हाल की अशांति भारत सहित बाहरी प्रभावों से प्रेरित थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में ये बात कही। जो कुछ बयान बांग्लादेश की तरफ से आया था ये बिल्कुल निराधार है और हम इसको खारिज करते हैं। अंतरिम सरकार, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, कि वहां पर कानून व्यवस्था को सुरक्षित करने में, संभालने में कमी रही है उनकी तरफ से, और जब भी ऐसा होता है तो देखा गया है कि वो दूसरे के ऊपर ये दोष ठहराते हैं। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को कनाडा में आतंकी संगठन घोषित किए जाने पर श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पिछले महीने की 18 तारीख को नई दिल्ली में कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया सलाहकार नाथली ड्रोइन से मुलाकात की थी। दोनों देश इन सभी मुद्दों पर संपर्क में हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी 9 से 16 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर आएंगे। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा के लिए प्रतिबंधों में छूट को मंजूरी दे दी है। सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के तहत तालिबान से जुड़े कुछ लोगों पर यात्रा प्रतिबंध लागू है। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से ये किसी तालिबान नेता की भारत की पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विश्व दर्पण।
इस्राएली सेना द्वारा गजा में सहायता पहुंचाने वाले एक बेड़े की लगभग 40 नावों को रोक लिया गया। साथ ही स्वीडन की कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग सहित 450 से ज्यादा विदेशी कार्यकर्ताओं को भी बंदी बना लिया गया। सेना द्वारा उठाए गए इन कदमों के कारण इस्राएल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी निंदा का सामना करना पड़ा। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन ने आलोचना करते हुए कहा कि इस्राएली सरकार शांति की उम्मीदों को बढ़ने नहीं देना चाहती। हालांकि इस्राएली अधिकारियों ने इस अभियान की निंदा एक स्टंट के रूप में की है। इस्राएल की नौसेना ने पहले ही बेड़े को चेतावनी दे दी थी कि वे वैध नाकाबंदी का उल्लंघन कर रहा है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने लेबनान में सशस्त्र गुट हिजबुल्लाह को निरस्त्र करने के लिए 23 करोड़ अमेरिकी डॉलर की राशि स्वीकृत की है। सूत्रों के अनुसार इस राशि में लेबनानी सशस्त्र बलों के लिए 19 करोड़ डॉलर और आंतरिक सुरक्षा बलों के लिए 4 करोड़ डॉलर शामिल हैं। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन और प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने सुरक्षा बलों से वर्ष के अंत तक देश भर में सभी हथियारों पर कब्जा सुनिश्चित करने को कहा है। इस बीच हिजबुल्लाह ने निरस्त्रीकरण के आह्वान को खारिज कर दिया है। जर्मनी का म्यूनिख हवाई अड्डा आज फिर से खोल दिया गया है। जर्मनी के हवाई यातायात नियंत्रण ने हवाई अड्डे पर कई ड्रोन दिखाई देने के बाद कल म्यूनिख हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन प्रतिबंधित कर दिया गया था। इससे 17 उड़ानें और लगभग 3000 यात्री प्रभावित हुए। इससे पहले पोलैंड, नॉर्वे और डेनमार्क के हवाई अड्डों ने भी ड्रोन गतिविधि के कारण कुछ समय के लिए उड़ानें निलंबित कर दी थीं। इसराइल में हाइफा दिवस पर पुलिस द्वारा भारतीय राष्ट्रगान चलाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये रणनीतिक साझेदारों के बीच अनोखे सौहार्द को दर्शाता है। हाइफा युद्ध की 107वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इसराइली पुलिस ने भारतीय राष्ट्रगान चलाया। ये समारोह इसराइल में भारत के राजदूत जेपी सिंह की उपस्थिति में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की टीम श्रीलंका के विस्तारित निधि सुविधा कार्यक्रम की 5वीं समीक्षा के लिए कोलंबो में है। अधिकारियों के अनुसार देश 2022 के आर्थिक संकट से उबरने में लगातार प्रगति कर रहा है। इसकी वजह से वह विदेशी ऋण चुकाने में असमर्थ था। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने नवाचार में वैश्विक अग्रणी के रूप में भारत की सराहना की है। सिएटल स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास द्वारा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गेट्स ने विकसित भारत 2047 की दिशा में भारत की यात्रा में उसके साथ साझेदारी जारी रखने की आशा व्यक्त की। वियतनाम में तूफान बुआलोई से मरने वालों की संख्या बढ़कर 51 हो गई है। सरकारी आपदा प्रबंधन एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार तेज वर्षा और बाढ़ के कारण 14 लोग लापता हो गए हैं और 164 अन्य घायल हैं। और अब खेल खबरों के साथ हैं आनंद पाठक। नई दिल्ली में खेले जा रहे विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 7वें दिन आज भारतीय एथलीट्स ने 2 स्वर्ण सहित 4 पदक अपने नाम किए। सिमरन ने महिलाओं की 100 मीटर T12 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं निषाद कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद T47 स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारत अब 6 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ शीर्ष 5 में शामिल हो गया है। उधर नॉर्वे में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है। उन्होंने क्लीन एंड जर्क में 115 किलोग्राम तथा कुल भारोत्तोलन में 199 किलोग्राम के साथ नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाए। यह उनका तीसरा विश्व चैंपियनशिप पदक है। क्रिकेट में अहमदाबाद में वेस्टइंडीज के साथ पहले टेस्ट मैच में भारत मजबूत स्थिति में है। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने पहली पारी में 5 विकेट पर 448 रन बना लिए हैं। ध्रुव जुड़ेल, रविंद्र जडेजा और केएल राहुल की शतकीय पारियों से भारत ने वेस्टइंडीज पर 286 रन की बड़ी बढ़त बना ली है। वेस्टइंडीज की पहली पारी कल 162 रन पर सिमट गई थी। वहीं गुवाहाटी में आईसीसी महिला वनडे विश्व कप में आज इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 10 विकेट से हराकर अपने अभियान की जबरदस्त शुरुआत की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन के लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी। कहा फिर कोई शत्रुतापूर्ण हरकत की तो उसे अपने अस्तित्व के बारे में सोचना पड़ेगा। वियतनाम में बुआलोई तूफान से मरने वालों की संख्या 51 हुई। और विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिमरन ने महिलाओं की 100 मीटर T12 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। पुरुषों को भी T47 स्पर्धा में स्वर्ण
इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।